नो न्यूज़ ओनली व्यूज़। दोस्तों, पूरी दुनिया में इस समय ट्रंप को लेके बड़ा बवाल मचा है। ट्रंप का टैरिफ वार, और अभी अभी H1B वीज़ा को लेके जो उन्होंने बड़ी घोषणाएं कर दी हैं और जिस तरीके से तनाव की स्थिति बना दी है, खासकर आईटी सेक्टर में। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष हिमांशु खरे जी। हम आपका स्वागत करते हैं हिमांशु भाई। आमतौर पे जिस तरीके से देखें, मध्य प्रदेश के हजारों युवा आज अमेरिका में आईटी सेक्टर से हों, अलग अलग सेक्टर से, वो वहाँ पे अब बड़ी दुविधा की स्थिति आ रही है कि ये H1B वीज़ा जो है उसको लेके क्या आप लोगों को लग रहा इसमें एक चीज़ आपको समझनी होगी कि ये अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है। जैसे आप बहुत सारे आप लोगों ने फैक्टर्स देखे कि अमेरिका रशिया से हम तेल खरीद रहे हैं तो उसका एक आफ्टर इफेक्ट है या और भी चीज़ें, लेकिन एक इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जैसे एक लॉबी है अमेरिका में, जैसे हम जिसको कहते हैं, जैसे पीछे वो सरकार के पीछे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी इंस्टीट्यूट। ये 2021 में बना और आज ट्रंप के पीछे, ट्रंप को चलाने वाले, ट्रंप की विचारधारा को प्रभावित करने वाले अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी इंस्टीट्यूट AFPI का ही काम है। ये इन्होंने 185 करीब पेपर्स प्रोड्यूस करे, जिसमें से 85 टू 90 पेपर्स इन्होंने, सरकार ने उसको क्रियान्वित कर लिया, उस पर एक्शन लिया है। उसके तहत अमेरिका फर्स्ट का मतलब है कि अमेरिका फर्स्ट, वहाँ के नागरिक फर्स्ट, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट फर्स्ट, डिफेंस फर्स्ट। हमें बाहर के देशों के कोई भी नागरिक या कोई भी ऐसे जो कि हमारी नौकरियों को ले रहे हों, हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा इंडस्ट्री लेके योगदान दे रहे हों, ऐसे हमको लोग नहीं चाहिए। वो विचारधारा है कि हमें वियतनाम जैसे संघर्ष नहीं करने हैं, वर्ल्ड में कहीं अटैक नहीं करना है, अपनी इकोनॉमी को मेंटेन करना है। वो वेटिकन के फॉलोअर्स हैं, एक पर्टिकुलर विचारधारा को फॉलो करते हैं। उनको सनातन धर्म, जो कि एक विश्व में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उसको लेके भी चिंता है। उनको चाइनीज़ को लेके भी चिंता है, वियतनामीज़ को लेके भी, कोरियंस को लेके भी, मैक्सिकन्स को लेके भी चिंता है। तो ये कुल मिला के ये विषय इतना बड़ा है कि इसमें ना बहुत देर तक चर्चा हो सकती है। तो उसी का एक पर्टिकुलर हिस्सा है H1B वीज़ा, जिसमें कि उनको ये समझ में आया कि 70% जो US की जॉब्स हैं उसमें इंडियंस का बहुत बड़ा रोल आ गया। और इंडियंस क्योंकि टेक्निकली क्वालिफाइड और वहाँ पे H1B वीज़ा पे गए, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, ना जाने कैप जेमिनी जैसी कितनी कंपनीज ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया, तो वो नेचुरली इंडियन वर्कफोर्स को लेके गए। आज AFPI के हिसाब से अमेरिका की टैलेंट पूल जो है वो ख़त्म हो गया। भारतीयों ने या मैक्सिकन ने या वियतनामीज़ ने या साउथ कोरिया ने या चाइनीज़ ने, इन्होंने या फिलीपींस के लोगों ने, इन्होंने आके वहाँ की अधिकांश अर्थव्यवस्था में अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं। तो हमें चिंता करने वाली बात ये भी है कि वो वर्कफोर्स जब डिरेल होगी, 1 लाख US डॉलर की अगर हम बात कर रहे हैं, और आज अगर H1B वीज़ा में कोई US जाता है तो उसकी तनख्वाह 80,000 90,000 US डॉलर हाईएस्ट है। तो जितनी वो तनख्वाह कंपनी इन्फोसिस या दूसरी कंपनी अमेरिका में देगी, उससे ज़्यादा वो सरकार को दे रही है। तो ये कहीं से भी वायबल नहीं है। तो यहाँ का जो वर्क फोर्स रहेगा उसको देर सवेर भारत या विश्व में कहीं पे भी लौटना होगा। ये कंपनीज की जिन जिन देशों में प्रोजेक्ट्स चलेंगे, वो बच्चों को, वो कैंडिडेट्स को वहाँ लेके जाएंगे। इसका मिश्रा जी एक और इम्पैक्ट आने वाला है कि रेमिटेंस जो है, मतलब अमेरिका में जो भारतीय जॉब करते थे, वहाँ पे अच्छी सैलरी लेते थे और भारत में अपने माँ बाप को, अपने परिवारजनों को जो पैसे भेजते थे, वो करीब करीब 25 अरब के आसपास का वो अमाउंट आता है। वो 25, भारत में आता था। जी हाँ, $25 बिलियन की अगर हम लोग बात करें, वो भारत आता था। तो ये जो है भारत का 28% का रेमिटेंस का हिस्सा है। तो वो पैसा जो इंडिया को आना था, ये इंडिया को आएगा या आ सकता था, अब उस पर भी एक रोक लगेगी। तो हमारे लिए दोनों तरफ से बड़ी विकट स्थिति है। एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है कि वहाँ के कैंडिडेट्स अगर भारत आते हैं तो भारत में भी उनको वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, वैसे जॉब्स क्रिएशन, वैसा प्रोजेक्ट्स लाने होंगे।
और इंडिया में अगर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं तो वो फिर दूसरे देशों की तरफ भी मूव करेंगे। लेकिन भारतीय कंपनियों का या फिलीपींस की कंपनी का या कोरियन कंपनीज़ का या चाइनीज़ कंपनीज़ का वहाँ पर बहुत ज़्यादा टिके रहना अब मुश्किल है। इसलिए चाइना ने भी H1B वीज़ा के हिसाब से के वीज़ा इंट्रोड्यूस किया है कल। हाँ, वही चाइना ने जो एक संकेत दे दिए जी, हैं। तो के वीज़ा में यही है कि वो ये चाह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बेस उठाकर अब चाइना आइए, और चाइना में बहुत लिबरल टर्म्स में हम आपको के वीज़ा देंगे। तो वो आज अगर हम अमेरिका को साइड पर रख के बात करें तो भौगोलिक स्थिति विश्व पटल पे ये हो गई है कि चाइना, भारत, इस तरह की ब्राज़ील, बड़ी बड़ी जो अर्थव्यवस्थाएँ हैं, ये सब मिलकर एक वर्ल्ड का बहुत मेजॉरिटी स्टेक इकोनॉमी में रखते हैं। तो आज निकट भविष्य में भी इतनी जल्दी आपको अमेरिका के साथ में कोई भी समझौते की गुंजाइश कम है। हमारे इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर अमेरिका के दौरे पे हैं, तो उम्मीद बहुत कम है कि उसमें से भी कुछ अमृत छल के आएगा। और दिक्कत ये जा रही है कि एक के बाद एक अनएक्सपेक्टेड डिसीजंस हो रहे हैं जो कि भारतीयों ने कभी भी उम्मीद नहीं की थी। लेकिन अगर आप गौर से इस संस्था को देखें, AFPI को अगर आप स्टडी करेंगे, उसको आप देखेंगे तो 2021 से उन्होंने जितने रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं उसमें ये चीज़ का जिक्र बहुत बड़े तबके पे इफेक्ट डाल रहा था कि अमेरिकन्स की जॉब जब वर्ल्ड की दूसरी कंपनीज ले रही हैं तो अमेरिका को उससे क्या फ़ायदा हो रहा। हमारे तो नेटिव्स तो आज लेबर का क्लास हो गई। अमेरिका का आप देखिए 1860s की बात करिए, 1860, 1970 की बात करिए, लेबर कंट्री थी। वहाँ पे कोई अमेरिकन तो रेड इंडियंस होते थे। तो वहाँ के कॉस्मो कल्चर आया है पूरे विदेशियों से, जो विदेशी आए वहाँ बसे, उन्होंने उद्योग व्यापार आरंभ किया। इस तरह से आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकॉनमी बनी है। तो आज कहिए ट्रम्प भी या ट्रम्प के जो पूर्वज रहे हों वो भी कहीं ना कहीं से माइग्रेट होकर अमेरिका आए होंगे। नेटिव्स तो अमेरिका के रेड इंडियंस होते थे जो बहुत कम थे। तो आज अगर पूरे वर्ल्ड के लोगों ने जाके अमेरिका को बसाया, अमेरिका की इकोनॉमी में योगदान दिया, इतना बढ़ाया, तो आज US को भी चाहिए था कि अब जिन्होंने उनके यहाँ पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट किया है उनको भी हम सपोर्ट करें। हिमांशु जी, हमारा मानना है कि भारत सरकार इस मामले में किस तरीके से दखल कर सकती है? देखिए आज हम लोग रिसीविंग एंड पर हैं। हम लोग जो वो करेगा हम लोग उसको रिसीव कर रहे हैं। हम अटैकिंग मोड में नहीं हैं क्योंकि अमेरिका जाइंट है, इकोनॉमी उसकी वर्ल्ड में सबसे बड़ी है। और आज UN की बात करिए तो यूनाइटेड नेशन को सबसे ज़्यादा फंडिंग भी अमेरिका से ही होती है। किसी देश में कोई आपदा आती तो रिलीफ फंड भी अमेरिका ही करता है। तो यूनाइटेड नेशंस भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के आगे थोड़ा सा दबाव में झुका हुआ है। भारत की नीति सिर्फ यही हो सकती है कि हम अपना एक अलग पूल बनाएं। हम अपनी इकोनॉमी के लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ एक अलग पूल बने, अपना बाज़ार वैकल्पिक तैयार करें, वहाँ पे हमारे IT सेक्टर मूव करें। अब IT सेक्टर के साथ चैलेंज ये हो गया है कि सिर्फ भारत ही नहीं, चाइना और छोटे छोटे फिलीपींस और वियतनाम जैसे देश भी बहुत बड़ी संख्या में उनके नागरिक अमेरिका में जॉब कर रहे हैं। तो आज अगर वो कंपनीज इंडिया के अलावा कहीं और भी इन्वेस्ट करेंगी तो भारतीयों के लिए इतना बड़ा बाजार मिलना एक साथ बहुत मुश्किल होगा। तो यूरोप में या अलग अलग देशों में अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स आएंगे तो ये भारतीय IT कंपनीज को माइग्रेट करना पड़ेगा। ट्रम्प इसके लिए तैयार बैठे हैं कि अगर इंडियन कंपनीज उनकी अर्थव्यवस्था से हाथ खींचती है तो भी वो कैसे सर्वाइव करेंगी, वो उसके तैयार बैठे हैं। तो यानी उनका जो प्लान ऑफ एक्शन है वो ऑलरेडी इन प्लेस है। तो भारतीय सरकार का अब इस मामले में सिर्फ वेट एंड वॉच के अलावा कुछ नहीं है। ना हम उनको टैरिफ इम्पोज कर सकते हैं, वो जो करेंगे हम उसको स्वीकार करें या अस्वीकार करें। अस्वीकार करेंगे तो इतना बड़ा जो यूथ वहाँ पे जॉब कर रहा है उसको वो कंपनीज को भी मूव करना पड़ेगा, उसको आना होगा। अगर वो भारत आते हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था आज या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट इतना बड़ा नहीं है कि हम इतने लाखों लोगों को एक साथ भारत में ले पाए। समय लगेगा उसके लिए आज, लेकिन भारत तुरंत तैयार नहीं है। तो सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। शायद ये GST स्लैब में परिवर्तन होने से जो अभी बहुत सारा फंड मार्केट में आएगा, शेयर मार्केट भी उससे उठेगा, तो कुछ व्यवस्थाएं बन सकती हैं। लेकिन मिश्रा जी, जो ये H1B वीज़ा के इम्पैक्ट से
सारी आईटीज कंपनीज के शेयर 2, 4, 4.5, 5% माइनस में आ गए हैं और दिन ब दिन इस पे गिरावट ही देखने में मिलेगी। तो उनका जो कैप्स था, मार्केट कैप या जो उनका वैल्यू थी, वैल्यू बहुत तेज़ी से ड्रेन हो रही है। तो आज ये इंडियन गवर्नमेंट को भी उन कंपनीज़ के सपोर्ट के साथ, पीयूष गोयल जी जैसे आज अमेरिका में हैं, उनके दौरा है, तो उनको ये इस चीज़ को उनके साथ बैठ के नेगोशिएट करना पड़ेगा। अगर वो नेगोशिएट करके सफल होते हैं तो कुछ रास्ता निकलेगा। लेकिन मुझे इसका पूरा सिस्टम जो देखते हो बहुत उम्मीद कम है कि अमेरिका इसमें कुछ भी रिलैक्सेशन देगा। दोस्तों, ये एक बड़ी चीज है जिस पे पूरी दुनिया की नज़र है। H1B वीज़ा जिसको लेके बात हो रही है। और हिमांशु जी, एक बात कहें, हमारा देश, हमारे प्रधानमंत्री लगातार ट्रंप के साथ अपने संबंधों की बात करते रहे, दोस्ती की बात करते रहे। ट्रंप ने भी अभी कहा कि भारत के प्रधानमंत्री मेरे दोस्त हैं। वो मेरे दोस्त हैं। लेकिन ये इस तरह की दोस्ती आपको क्या लगता है? देखिए, ये कूटनीतिक फैसले होते हैं। राजनीति में कूटनीति भी बहुत बड़ा एक हिस्सा होती है राजनीति का। तो ये और माना जाए ना कि हमारी कूटनीति कहीं फेल हुई है। हमारी कूटनीति फेल नहीं हुई है, अमेरिका की कूटनीति हमसे ज़्यादा मजबूत साबित हुई है, ये कह सकते हैं। देखिए, आज एक डेवलपिंग कंट्री जैसे भारत है, विकासशील देश है, विकासशील देश को किसी विकसित देश के साथ में कदम ताल मिला नहीं सकता। वो उसको पीछे पीछे साथ साथ ही चल सकता है, आगे नहीं निकल सकता। और हमको अमेरिका की बहुत ज़रूरत है आज भारत को। तो हमारी सरकार, अमेरिका को हम चैलेंज नहीं कर सकते, उनके साथ हम 1-to-1 कोई अटैक नहीं कर सकते किसी भी पॉलिसी पे। हमको उनकी बात माननी पड़ेगी या नहीं माननी पड़ेगी, लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है कि आपको विकल्प तैयार करने होंगे। अमेरिका यानी ये साफ है कि हमारे तुलसीदास जी कह गए हैं, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। यानी हम ट्रंप की बात से असहमत होने की स्थिति में नहीं है जी। उनकी हर बात को हमें स्वीकार करने की एक स्थिति बना दी गई है। अब उसको स्वीकार करते हुए हम किस तरीके से अपना रास्ता बनाएं, ये एक बड़ी चुनौती है। हिमांशु खरे जी से बात हुई है। दोस्तों, H1B वीज़ा, इस पर बात करने के लिए ज़रूरी भी है और आप भी विचार करें कि क्या हम भारत को एक विकासशील देश बनाने में कितने आगे पहुंच सकते हैं। और जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी अभी कह रहे हैं कि स्वदेशी को अपनाएं, दुश्मन देश भी उन्होंने कहा है, हम अगर किसी से दूसरे देश पर निर्भर हैं तो ये हमारे लिए नुकसानदेह है। अब ये विष्णु जी, चैलेंज इतना बड़ा हो गया है क्योंकि चाइना को हमने जब भी टेस्ट किया तो चाइना से हमको कभी भी आशातीत सफलता नहीं मिली संबंधों में। हाँ, चाइना ने हमेशा हमको पीठ पे छुरा ही भोंका है। लेकिन अब चाइना के साथ मजबूरी में खड़े हम लोग, कितने दिन हम लोग की वो दोस्ती चलती है चाइना के साथ में, समय रहते हुए पता चलेगा। नेपाल की परिस्थिति खराब हो गई, बांग्लादेश से टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो भारत व्यापार कर रहा था उसमें परेशानी खड़ी हो गई, श्रीलंका की माली हालत बहुत ख़राब है, पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात ही नहीं हो रही है। तो हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो भी खुद ही अपने अपने संकटों से जूझ रहे हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था अब आसियान देशों पर बहुत निर्भर नहीं हो सकती है, सार्क देशों पर बहुत निर्भर नहीं हो सकती। हमें आसियान देशों में या EU तरफ में एक्सपेंशन की बहुत ज़रूरत है। उसके लिए सरकार को अगर स्वदेशी का मॉडल अपनाने की बात कर रही है तो सरकार को अपने तिजोरियों को थोड़ा सा खोलना होगा, सब्सिडीज़ को, नियम कायदे को शिथिल करना होगा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को अपनाना होगा। जो जुमले हैं हमारे यहाँ के, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बोलिए या स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, जितने भी चीज़ें हैं, इसको सही मायने में आज फ्लोर पे लाने की आवश्यकता हो चुकी है। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार ही अगर प्रयास करेगी तो ये चीज़ हो सकेगी। इच्छा शक्ति की या कहना चाहिए कि उद्यमिता की हमारे यहाँ कमी नहीं है, वो तो बहुत है। लेकिन एक परिवार का एक जब मुखिया, प्रधानमंत्री या देश के हमारे जो सरकार है वह यदि हमको संबल प्रदान करे, हमारा हाथ बढ़ा के हमको आगे लेके चले, ऐसा कोई कारण ही नहीं है कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये जो अभी GST का एक सुधार हुआ है, सस्ते दिन आएंगे, ये बात कही गई है, तो इसका असर बाजार पे पड़ेगा? जी, देखिए, GST कलेक्शन प्रतिवर्ष तो बढ़ रहा है और 50 लाख करोड़ के आसपास
जीएसटी जब से लगा है, अगर सरकार की रेवेन्यू आई है इससे, तो इसका सरकार ने उस वक्त व्यापारियों को बहुत परेशानी हुई है, काफ़ी हाई रेट के जो स्लैब में लोग थे उन लोग को पीड़ा भी हुई। लेकिन आज अमेरिका के दबाव में आके ये स्टेप उठाया गया, अदरवाइज़ शायद जीएसटी के स्लैब में कोई तब्दीली नहीं होती। जब अमेरिका से प्रॉब्लम शुरू हुई टैरिफ को लेकर, तो सरकार पे भी अर्थव्यवस्था का बहुत दबाव था कि आप इकोनॉमी को कैसे सस्टेन कर पाएंगे। और ख़ास ध्यान देने वाली बात यह है, टेक्सटाइल और जेम्स एंड ज्वेलरी, ये सबसे बड़ा सेक्टर आप बता सकते हैं भारत में किस प्रदेश में है? सबसे बड़ा सेक्टर गुजरात है। और गुजरात से हमारे प्रधानमंत्री, गुजरात से हमारे गृह मंत्री हैं। तो गुजरात के उद्योगपतियों का इतना प्रेशर भी था, ताकि उनको ये समझ में आया कि अगर हम इसमें कोई रिलीफ नहीं देंगे इस बार, तो ये त्योहारी सीज़न में इतना कियोस मचेगा, कोहराम मच जाएगा, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था जो आगे चल भी रही थी वो बेपटरी हो सकती है। तो समय रहते ही डिसीजन दिया गया, और उसका इम्पैक्ट ये है कि आज एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हो, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो, इस तरह के जितने भी हमारे आम नागरिकों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनके दाम निस्संदेह कम हो रहे हैं। और कम होंगे तो बाज़ार में तेज़ी देखने मिलेगी। आज मार्केट का जो सूचकांक है, इसका सूचक है कि रेट्स, शेयर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो बाज़ार में उसकी तेज़ी का आभास आपको त्योहारी सीजन पूरा देखने मिलेगा। और शायद हमारे को अर्थव्यवस्था में सपोर्ट सिस्टम की आज की बहुत ज़रूरत थी। देर आए दुरुस्त आए कह सकते हैं, लेकिन फ़ायदा तो होगा। सब कुछ गवा के होश में आए तो क्या हुआ। दोस्तों, नो न्यूज ओनली व्यूज पर आज की चर्चा यहीं तक। हमारे भाई बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सो मच।